ओए मंजीत, भाई मेरा नंबर कब आएगा? मेरे वास्ते पराठे बनाने वाली कब लाएगा तू? भाई पोते पोतियों के साथ खेलने का हक है कि नहीं मैनू? बंदा बिजनेस क्यों करता है? पैसे कमाने वास्ते। और पैसे क्यों कमाता है? अचार पाने वास्ते। देख मंजीत पुत्र, इस साल तूने 30 का हो जाना है। मेरी हड्डियां जो है ना वो कां की कूं कर रही हैं। अब मैंने ना तेरे और नखरे नहीं बर्दाश्त करने। इस साल जब तेरा बर्थडे का केक कटेगा ना तो पहला स्लाइस जो है ना वो तूने अपने हाथों से अपनी वोटी को खिलाना है। और ये बात तू लिख के ले ले। ना पुत्र जी ना, ऐसे घूर के तो देख मत, मेरी सेहत को कोई असर नहीं होने वाला। लो जी, अब ये रोनी बूथी बनाने की क्या जरूरत है? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पुत्र तू समझता क्यों नहीं? ये बीजी की रूम सर्विस ना हमेशा नहीं रहने वाली। एक दिन तूने घंटी बजानी है, बीजी परांठा, बीजी लस्सी, बीजी पजामा, बीजी पजामे दा नाड़ा। और बीजी ने नहीं आना है क्योंकि बीजी ने तो टुर जाना है उत्ते बाबा जी के घर। फिर कौन संभालेगा तुझे पुत्र? कौन प्यार करेगा तुझे? ओफो, 7 बज गए हैं, अब तो उठ जाओ। लो आपकी चाय। मूली के परांठे और शलगम गोभी का अचार है, आपकी फेवरेट है ना? तो फिर आ जाओ जल्दी से। तूने कोई कुड़ी देख शिख रखी है तो दस दे, मैं उसके घर वालों से जाके बात कराऊंगी। या फिर राहुल और हरप्रीत से कहती हूँ ना, वो गल कर लेंगे। मेरी बात तो सुन। 3 कुड़ियां हैं, तीनों ही सोनी हैं। तू आराम से रोटी खा ले, फिर दिखाती हूँ। लेकिन तीनों में से एक न एक को तो पसंद करना ही पड़ेगा, ठीक है? सरसों का साग और मक्के की रोटी है और खीर भी है नीचे। सर जी 32 इंच का टीवी का बिल बनाना है। सर जी, सर जी, सर जी बिल। आज तो बोनी में 32 इंच का टीवी बिका है सर जी। आज का दिन तो बड़ा ही अच्छा जाने वाला है। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. जी परमजीत आंटी। सॉरी राहुल पुत्र, इतनी रात को फोन किया ना इसीलिए। नहीं आंटी जी, कोई बात नहीं, गल की है। ये मंजीत फिर कोई उधम मचा रहा है क्या? वो तो काम से घर ही नहीं लौटा। 11:30 से फोन लगा रही हूँ, उसका फोन ही स्विच ऑफ है। और आंटी जी तुसी टेंशन ना लो, कहीं मुंह फुलाकर बैठा होगा। और आप ना ये शादी को लेकर दिन रात उसकी क्लास न लिया करो। और मैं क्लास न लूँ तो और कौन ले पुत्र? माँ हूँ उसकी, 30 साल का हो गया। अपने आप को देख ले पुत्र, तू भी तो उसी की उम्र का है ना। तेरा ब्याह हो गया है, तेरा बच्चा है। तू, हरप्रीत और ऋषि कितने खुश हैं। तू नहीं चाहता कि तेरा बेस्ट फ्रेंड भी तेरी तरह खुश रहे? बिल्कुल चाहता हूँ जी, लेकिन तकदीर ने भी तो चाहना चाहिए। वो आंटी जी, हर चीज का सही टाइम होता है। वो टाइम ही तो निकला जा रहा है, 30 साल का तो हो गया है। आंटी जी आप आराम से सो जाओ और उसे भी कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। उसे ना कोई टेंशन है। कैसी टेंशन? मुझे तो बताया नहीं उसने। तेरे को कुछ बताया? दरअसल आंटी जी वो यहाँ आया था। और यार तकदीर भी तो एक चीज होती है ना राहुल, जो मिलती है वो मिलती है तकदीर से। आप चले दिल्ली और गड्डी निकल गई चंडीगढ़ और यूं अपने आप वो आपको मिल गई। ये होती है भाई तकदीर। क्यों हरप्रीत जी, सही कह रहा हूँ ना जी मैं? मंजीत आज ना कुछ ज्यादा ही पी ली है। ओ ना जी ना, वो शराब सच को और साफ करके दिखाती है जी।
देखो जी, आप दोनों को मेरी ये बात माननी पड़ेगी कि तकदीर सारी सब कुछ है। राहुल, तू और मैं, हमारी दोस्ती तकदीर नहीं तो क्या है, बता क्या है? आंटी जी, मंजीत मेरे घर पहले से ही पी कर आया था, फिर और पीने की जिद कर रहा था। बैग सा गया था, उतरते ही घर वापस आ जाएगा। अब सो जाइए। कैसे सो जाऊं पुत्र, नींद कहाँ आनी है मुझे। मेरी गल का गलत मतलब मत निकालना, पर अब मंजीत पर ऐसे प्रेशर डालना छोड़ ही दें। और मेरे प्रेशर का क्या, उसका क्या होगा? काश इस दिमाग में ना प्रेशर कुकर फिट होता जो 3 सीटियां बजती और सारा प्रेशर खत्म हो जाता। परमजीत जी 30 साल का जवान बेटा आपका, हो सकता है किसी बात से खफा होकर आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ चला गया। उसका एक ही रिश्तेदार है, उसकी बेटी, और मेरा भी सिर्फ एक ही रिश्तेदार है, मेरा पुत्र। कोई दोस्त? हाँ, एक दोस्त है, राहुल। सर, मंजीत ढिल्लों का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। परसों रात से ही स्विच ऑफ है जी, मैंने हर घंटे बाद ट्राई किया है। परमजीत जी, आप शादी के लिए बार बार जोर दे रही थी, शायद इस बात से तंग आकर मंजीत कहीं चला गया और जहाँ गया है वहां जाकर अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। ऐसा पहले भी कभी हुआ? पहले तो कभी नहीं किया, और मेरा बेटा उन बच्चों में से नहीं है जो अपनी बीजी को इस तरह परेशान करे। कहीं कोई और बात तो नहीं है ना इंस्पेक्टर साहब? मुझे बहुत डर लग रहा है। हम उसके फोन लोकेशन रिकॉर्ड से पता करते हैं कि उसने अपना फोन किस एरिया में स्विच ऑफ किया होगा। हो सकता है कि एरिया का नाम सुनने के बाद आप बता पाए कि उस एरिया में आप लोगों का कौन रहता है जिसके यहाँ वो रुक गया। 5 दिन हो गए इंस्पेक्टर साहब, फोन अब भी बंद है। क्या आपको अब भी लगता है कि वो मुझसे रूठ कर बैठा हुआ है? परमजीत जी, आप बेफिक्र रहिए, हम आपके बेटे मंजीत को जरूर ढूंढ लेंगे। मंजीत सर, ऐसा है ही नहीं कि अपना फोन बंद करके कहीं चला जाए। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। राहुल, जिस कारण के लिए उसने ऐसा किया है, हो सकता है वो भी आज तक ना हुआ हो। लेकिन सर, आंटी जी तो उसे शादी करने के लिए एक अरसे से कह रही हैं। क्या तुम्हें पता है कि उसका फोन कहाँ स्विच ऑफ हुआ? सर, मुझे कैसे पता हो सकता है? आपकी सोसाइटी से 15 मिनट की दूरी पर मीनार नगर के संत कबीर उद्यान सेक्टर नंबर 4 में। सर, मंजीत मेरे यहाँ से करीब 11:15 बजे निकल गया था। काफी पी रखी थी सर उसने, और काफी टेंशन में भी था। और आराम से चला जाऊंगा मैं, और बच्चा थोड़ा ही हूँ यार, और 30 साल का हो गया हूँ, 30 साल का। और ये बात मेरी बीजी मेरे को दिन में 10 बार याद दिलाती है। और तेरे सिवा उनका और है भी कौन? माना थोड़ा इरिटेट करती हैं, पर इरादा तो नहीं कर तेरी भलाई। हाँ भाई, कूट कूट के भलाई हो रही है मेरी, कूट कूट के। ध्यान से जाना, और घर जाते ही कोई हंगामा नहीं, चुपचाप सो जाना। ठीक है। फिर मंजीत के जाने के बाद रात को आंटी जी का मेरे पास फोन आया कि मंजीत घर नहीं पहुंचा है। देखिए ना सर, अब 5 दिन हो गए हैं, और मैं मंजीत को अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो ऐसे फोन बंद करके कहीं बैठने वाला बंदा नहीं है। सर, अब हम सभी बहुत परेशान होने लगे हैं। वो तुम्हारे घर से अपने 2 व्हीलर पे निकला? हाँ सर, वो हर जगह 2 व्हीलर पर ही आता जाता है। मैडम, हम लोग 8:45 के आसपास अपनी दुकान को बंद करते हैं। उस दिन 9 मार्च को भी इसी टाइम पर हमने दुकान बंद की थी। तो सर जी, गुड नाइट। गुड नाइट। लेकिन उस दिन मंजीत दुकान से अपने घर नहीं बल्कि अपने दोस्त राहुल अरोड़ा के घर गया था। ये बात तो मुझे पता नहीं थी मैडम। तो तुम कह रही थी कि जब मंजीत तुम्हारे घर पर आया तो उसने पहले से पी रखी थी? जी सर, थोड़ी सी पी रखी थी। कहाँ पी होगी उसने, दुकान पर? जी नहीं सर, वो दुकान पर कभी नहीं पीता था। आप चाहे उसके असिस्टेंट संजय से पूछ सकते हैं। जी नहीं मैडम, कभी नहीं। शॉप पर तो कभी नहीं। तो मतलब मंजीत दुकान से डायरेक्ट तुम्हारे घर पर नहीं आया, वो शायद कहीं और चला गया जहां उसने शराब पी? हो सकता है सर। कौन से बार में जा सकता है, ये तो पता ही होगा तुम्हें। सर, वैसे तो रेगुलर हमारे 2-3 बार ही हैं। अब आप पूछ रही हैं तो थोड़ा याद तो आ रहा है मैडम। उस दिन सर जी ना थोड़े ऑफ मूड में लग रहे थे। मतलब कोई टेंशन थी, मतलब जैसे कि कुछ। कोई गर्लफ्रेंड या अफेयर? जी तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बॉस मंजीत का कोई अफेयर, अभी या पहले कभी? मैडम, वो तो मुझे पता नहीं। हाँ जी, शादी का जोर तो दे रही थी जी, लेकिन आप इसको टॉर्चर वगैरह तो ना कहें जी। कहीं ऐसा तो नहीं कोई लड़की हो या कोई औरत हो जो मंजीत को पसंद करती हो, और मंजीत भी उसे पसंद करता हो, पर आप उसे पसंद ना करती? मैं मंजीत की पसंद को नापसंद कैसे कर सकती हूँ जी? मेरी तो तकलीफ ही यही थी कि मंजीत किसी लड़की को पसंद ही नहीं करता।
किन्ने रिश्ते आए, किन्नी फोटो दिखाइया। उससे पूछा भी अगर कोई है तो दस दे। उसके फ्रेंड राहुल से भी पूछा कि अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड है तो दस दे, या कोई ऐसी लड़की है जिसको वो बोल नहीं पा रहा हो तो हम बोल देते हैं। सर सोफिया बार से बोल रही हूँ। मंजीत की दुकान से 10 मिनट की दूरी पर है। मैनेजर से बात हुई। मंजीत उस रात को यहाँ आया था सर। आपको ड्रिंक ही करनी है तो घर पे किया करो ना जी। आप बाहर से ड्रिंक करके आते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं खुद अपने हाथों से ड्रिंक बनाऊंगी आपके लिए, अपने हाथों से पिलाऊंगी प्यार से। उसने 4 लार्ज पैक्स पिए और फिर यहाँ से निकल गया। 4 पैक बार में, उसके बाद राहुल के घर में भी पी है और वहां से अपने 2 व्हीलर पे निकला। कीर्ति, एक्सीडेंट के सारे केसेस चेक करो। जी सर। सर जी, उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो और वो मुझे ना बताए, ये तो इम्पॉसिबल है। अगर वो किसी को थोड़ा सा भी लाइक करता तो मुझे जरूर बताता। इतना तो हम जानते हैं कि मंजीत की माँ मंजीत की शादी कराने का 1 पॉइंट प्रोग्राम बना के उसके पीछे पड़ी हुई थी। पर क्या ये मंजीत के गायब होने और उसका फोन स्विच ऑफ करने की वजह हो सकती है? वही तो सर, नहीं हो सकता। फिर क्या हो सकता है? क्या वजह हो सकती है? कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। संजय, मंजीत की दुकान पर उसका जो असिस्टेंट है, उसका कहना है कि मंजीत सारा दिन काफी परेशान था। हाँ सर, ये बात तो मैंने भी सेंस की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, आंटी जी को ही बताया था कि मंजीत काफी टेंशन में लग रहा था। सर, जहां तक मुझे समझ में आता है वो आंटी जी की नॉन स्टॉप 1 पॉइंट प्रोग्राम से ही पक गया था। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतना दिल पर ले लेगा मेरी बातों को। कोई अपनी माँ की बातों का इतना बुरा मनाता है क्या हरप्रीत? तुसी टेंशन ना लो आंटी जी, पुलिस ढूंढ लेगी मंजीत को। एक गल दस, तू भी तो अब मंजीत को काफी टाइम से जानती है। क्या तेरे को भी ऐसा लगता है कि वो ऐसे बिना बताए अपना फोन बंद करके अपनी बीजी को छोड़कर भाग सकता है? सवाल ही नहीं है जी। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू और राहुल ऐसी कोई बात जानते हो जो मुझसे छुपा रहे हो? ऐसी कोई गल है? ऐसी कोई गल नहीं आंटी जी। बस जब मंजीत हमारे घर आया था तो हम दोनों को भी ऐसा लगा था कि कोई ऐसी बात है जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। पर हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि वो ऐसा कुछ कर जाएगा। ऐसा कुछ कर जाएगा मतलब? मतलब भाग जाएगा आंटी जी। आप ही कह रही थी ना अभी अभी। सफेद रंग का 2 व्हीलर है, नंबर है UP 1467Y3। कहीं भी स्पॉट होती है तो तुरंत गुलबाग नगर पुलिस स्टेशन को सूचित किया जाए। रिपीट। मंजीत दिमागी तौर पर स्टेबल है? सर जी, मंजीत की अच्छी खासी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। सालों पहले जब उसके पापा जी ने बिजनेस शुरू किया तो बहुत छोटा था। मंजीत ने उसे बढ़ाया। बचपन की दोस्ती है? नहीं सर, कॉलेज। दरअसल मैं मंजीत से 1 साल पहले ही मिला था, लास्ट ईयर मार्च में। मंजीत तकदीर और किस्मत में बहुत बिलीव करता है। उसका मानना है कि हमें भी किस्मत नहीं मिलवाया था। ओ यार मंजीत, अरे हम फ्रिज बदल रहे हैं, कोई किचन नहीं। वो क्या है, तेरी भाभी ने पुराने मॉडल के लिए खांचा बनवा के रखा हुआ था, अब वही मॉडल चाहिए उतनी कैपेसिटी का। अरे जी मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मेरा स्टॉक आने में 1 महीना लग जाना जी। हाँ 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 सर जी, सेक्टर 2 के ऋषि इलेक्ट्रॉनिक्स के पास उस मॉडल का स्टॉक पड़ा है। अरे जी, आप भी क्या याद रखोगे? ये लीजिए सर, अपना एड्रेस लिख दीजिए, मैं कल तक डिलीवरी करा दूंगा। थैंक यू। राहुल, यार हरीश जी मेरे बड़े पुराने कस्टमर हैं और बड़े ही कमाल के बंदे हैं। राहुल, तूने आज मेरी इज्जत रख ली यार। की गल करते हैं मंजीत पाजी, आपके कस्टमर सर आंखों पर। आपके खास है ना, तो चलिए 10% डिस्काउंट और लो। थैंक यू। ये हुई ना बात, सोने पर सुहागा। राहुल यार, इस तरह हमारी फ्रेंडशिप शुरू हुई। फिर हम मिलने लगे काम के सिलसिले में, फिर ऐसे ही मिलने लगे। फिर हमने साथ में ड्रिंक करना शुरू कर दिया। हमारी फ्रेंडशिप और गहरी होती चली गई और फिर फैमिलीज के बीच भी रिश्ता जुड़ा। जब भी हम उनके घर जाते तो परमजीत आंटी बड़ी खुश होती। हम तो मतलब फैमिली जैसे हो गए थे। जब हरप्रीत को टाइफाइड हुआ था तो पूरे 2 हफ्ते परमजीत आंटी हमारे घर रुकी थी सर। ऋषि को एक नानी माँ जैसा प्यार दिया
और हरप्रीत का माँ जैसा ख्याल रखा था। इतने क्लोज हो गए थे हम। जब मंजीत 2 व्हीलर से गिरा था उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। वो 1 महीने हमारे घर रुका था, तब मैंने उसकी देखभाल की थी। हमारा ऋषि मैथ से नफरत करता था। आज मंजीत की वजह से बच्चा टॉप करता है क्लास में। 47 सर क्या बताया था मैंने? 98। तो लिख पुत्र 98 लिख। हमारे भी कोई खास रिलेटिव्स वगैरह हैं नहीं यहाँ, बस हम 2 फैमिलीज हैं, इसलिए आपस में जुड़े हुए हैं। मंजीत का ऐसे जाना, फोन ऑफ करना, अब तो सीरियस वाला डर लग रहा है। मंजीत ने काफी शराब पी रखी थी, फिर भी तुमने अपने खास दोस्त को 2 व्हीलर पर जाने दिया? सर बहुत जिद्दी आदमी है वो, बहुत जिद्दी। हमने गाजियाबाद के सारे हॉस्पिटल चेक किए कि कहीं कोई एक्सीडेंट केस हो, पर कहीं कुछ नहीं मिला। साथ ही सारे होटल्स, लॉज भी चेक किए, पर मंजीत की कहीं कोई खबर नहीं। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि मंजीत गुस्से में कहाँ जा सकता है? मुझे तो लगा 1 आध दिन किसी होटल रूम में पड़ा रहेगा, थोड़ी बहुत शराब पिएगा और फिर घर वापस लौट आएगा। एक तरीके से आंटी जी को सिग्नल देना चाहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। ये मंजीत तकदीर को काफी मानता है ना? जी सर, काफी। तो मंजीत की तकदीर उलट गई या कोई उल्टी चीज उसकी तकदीर में घुस गई? सॉरी सर, मैं आपकी बात नहीं समझा। सब सफेद स्कूटर के पीछे मेरे लड़के अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन हाँ दूसरी हिला देने वाली खबर पता चली है साहब। मंजीत का पता चला क्या सलीम? अभी नहीं साहब, लेकिन हाँ एक काम की बात पता ये चली है कि 9 तारीख की रात जब मंजीत गायब हुआ, उस रात भाई ने किराने वाले से केरोसिन खरीदा था। क्या केरोसिन खरीदा था? भाई साहब केरोसिन ऑयल चाहिए। कितना? 5 लीटर दे दो। कोई कैन वगैरह लायो? 5 लीटर बहुत होता है। अब बहुत होते हैं तो होने दो, आप अपने इस कैन में दे दो। ये लो। हाँ साहब, यही आदमी था और थोड़ा पिया हुआ भी था। 5 लीटर केरोसिन खरीदा था? इसने 5 लीटर मांगा और मैंने दिया। बकवास करिए पुलिस आंटी जी, मंजीत ऐसा नहीं कर सकता, सवाल ही नहीं होता। लेकिन मंजीत ने केरोसिन खरीदा ही क्यों, वो भी 5 लीटर? और वो दुकानदार फोटो देखकर उसने कहा कि वो मंजीत ही था। मेरा दिल नहीं मानता, जरूर कोई गलतफहमी होगी या कुछ और। केरोसिन 5 लीटर? सर ये क्या बात कर रहे हैं आप? किराने वाले का कहना है कि उसने 9 मार्च की रात को 9:45 बजे केरोसिन खरीदा था, मतलब तुम्हारे घर पे आने से पहले। सर जी वो मेरे यहाँ करीब 10 बजे आया था, हम लोग सोने ही जा रहे थे और ऋषि तो सो भी गया था। 11:45 बजे जब तुम उसे अपने घर के बाहर छोड़ने गए थे, तो क्या तुमने उसके 2 व्हीलर पे 5 लीटर का केरोसिन का कैन देखा था? जी नहीं सर जी। देखा नहीं या था ही नहीं? ऐसे कुछ नजर ही नहीं गई, और रात भी थी और मैंने भी थोड़ी पी रखी थी। सर गाजियाबाद और आउटर सिटी के सभी थानों से इंफॉर्मेशन आई है कि पिछले 1 हफ्ते में उन्हें कोई भी जली हुई लाश नहीं मिली है। अब ये केस थोड़ा पेचीदा होता जा रहा है। अब ये सिर्फ मंजीत के गायब होने का केस नहीं है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये एक सुसाइडल केस है। हाँ कीर्ति, कोई प्रोग्रेस? सर मंजीत का 2 व्हीलर मिल गया है। कहाँ? संत कबीर उद्यान सेक्टर 4, एक कोने में गाड़ी पार्क है जहाँ किसी की नजर न पड़े। किसने पार्क की, कब पार्क की, यहाँ किसी को भी नहीं पता सर। केरोसिन की बू है, काफी स्ट्रांग है। एक आदमी परेशान था, उसने काफी शराब पी रखी थी और फिर 5 लीटर केरोसिन खरीदता है। ऐसे अचानक केरोसिन क्यों खरीदेगा? सर शायद सुसाइड अटेम्प्ट किया हो। पर बॉडी की कोई खबर नहीं। सुसाइड अटेम्प्ट सक्सेसफुल ना हुआ हो, ये भी तो हो सकता है। 100% कोई और कारण रहा होगा। मतलब माँ का टोकना एक लेवल की परेशानी होगी, लेकिन यूं गायब हो जाना, सुसाइड अटेम्प्ट करना, कहीं ऐसा तो नहीं कि मंजीत खुद एक प्लान करके कोई नाटक रच रहा हो? इतना भयंकर नाटक, वो भी अपनी माँ को डराने के लिए, ताकि वो प्रेशराइज करना बंद कर दे। दरअसल जो हुआ था कि वो एग्जैक्टली वही था जिसका हम अंदाजा लगा रहे थे, या बात कुछ और थी? इस बात की कोई भी कंफर्मेशन उस वक्त हमारे सामने नहीं थी। मंजीत भयंकर नाटक कर रहा था या वाकई कुछ भयंकर हुआ था, उस वक्त हमारे सामने सिर्फ थ्योरीज और एंगल्स थे। सर 2 व्हीलर छुपाया गया, केरोसिन खरीदा गया, प्लानिंग तो तगड़ी नजर आती है। सर जहाँ 2 व्हीलर छुपाया गया था संत कबीर उद्यान में, उसी के पास मीनार नगर में मंजीत का फोन स्विच ऑफ हुआ था, सेक्टर 4 में।
और मंजीत के फोन रिकॉर्ड्स में हमें कोई सस्पिशियस नंबर नहीं मिला। किसी यंग लड़के का तो बिल्कुल नहीं। सर हो सकता है माजरा यंग लड़की का हो ही नहीं, यंग लड़के का हो। यू मीन हो सकता है मंजीत गे हो, इसी वजह से वो अपनी माँ को शादी के लिए मना कर रहा था और असली वजह नहीं बता पा रहा था। पॉसिबल है सर। समझे? जो सुन रहा हूँ सच है क्या? मंजीत गायब हो गया? हरीश जी पता नहीं सर जी कहाँ गायब हो गए, यहाँ मेरी लगी पड़ी है। ऊपर से पुलिस के सवाल भी और अजीब होते जा रहे हैं। ये कैसा सवाल है मैडम? पहले आप पूछ रही थी कि गर्लफ्रेंड है, अब पूछ रही है बॉयफ्रेंड है। मतलब बेडरूम में वो क्या है, मेरा उससे क्या ताल्लुक हो सकता है मैडम? मैं तो ईमानदारी से अपनी सर्विस करता हूँ, 3 साल से कर रहा हूँ। और जब सर जी दुकान पे नहीं होते तो मैं ही दुकान को संभालता हूँ, जैसे अभी संभाल रहा हूँ। इसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं मालूम मैडम। इस साल जब तेरा बर्थडे का केक कटेगा ना, तो पहला स्लाइस जो है ना, वो तूने अपने हाथों से अपनी वोटी को खिलाना है। तूने कोई कुड़ी देख शिख रखी है तो दस दे, मैं उसके घर वालों से जाके बात कराऊंगी। 3 कुड़ियां हैं, तीनों ही सोनी हैं। अब ये नई बात क्या कह रही है पुलिस? मैं कह रही हूँ आंटी जी, ये पुलिस ना रोज रोज नई नई कहानियां बना रही है। किसी का गे होना आपको कहानी क्यों लग रहा है? कोई गे नहीं हो सकता, होते हैं ना गे? नहीं होते हैं, मेरा मतलब। लेकिन तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? ऐसा लगता है मैंने ड्रॉर खोला और वहां से चंद्रयान उड़कर सीधा मंगल ग्रह पहुंच गया। ऐसा कुछ नहीं है सर, लेकिन मंजीत गे नहीं है। तो फिर वो शादी से क्यों कतरा रहा था? अपनी माँ के नॉन स्टॉप प्रेशर से तंग आ गया था? कोई लड़का था उसकी जिंदगी में जिसके बारे में वो अपनी माँ को नहीं बता पा रहा था, लेकिन तुम्हें बता चुका था क्योंकि तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो। मन गढ़ंत कहानी है सर आपकी। मंजीत की लाइफ में ना ही कोई लड़का था ना ही कोई लड़की, और गे तो वो किसी एंगल से नहीं था। मैं उसको अच्छी तरीके से जानता हूँ। बहुत अच्छी तरह से जानते हो ना? जी सर, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो फिर ये क्यों नहीं जानते कि उसने 5 लीटर केरोसिन क्यों खरीदा? वो गायब क्यों हुआ? अपना फोन क्यों स्विच ऑफ किया और अपना 2 व्हीलर क्यों छुपाया? मेरे पास कोई सवालों के कोई जवाब नहीं है, लेकिन मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए कि मेरा दोस्त मंजीत है कहां और किस हाल में है। राहुल अरोड़ा। राहुल? हाँ सर, राहुल यार, सर देखा जाए तो इस केस में कोई संदिग्ध नहीं है, बस चंद किरदार हैं। पहला किरदार लीड कैरेक्टर मंजीत सिंह, जो विक्टिम है या इस पूरी नौटंकी का राइटर है, यह भी क्लियर नहीं है। उसके बाद है उसकी मां परमजीत, जो मंजीत पे दबाव डालती है शादी के लिए। फिर आता है उसका दोस्त राहुल, जो मंजीत का काफी करीबी दोस्त है, या हो सकता है कुछ और भी है। और अंतिम किरदार राहुल की पत्नी हरप्रीत, जो इस मुश्किल घड़ी में मंजीत की मां का सहारा बनी हुई है। फिर है 5 लीटर केरोसिन जो मंजीत ने खरीदा और काफी सारी शराब जो वो पी गया था। सर कहीं ये केरोसिन और शराब की बू घर के अंदर जल रही खिचड़ी की बू पर हावी तो नहीं हो रही है? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। ये शराब या केरोसिन एक डाइवर्जन, एक सेटअप हो घर की 4 दीवारों के बीच, या फिर 2 घरों की 8 दीवारों के बीच कुछ ना कुछ था जो सड़ रहा था, जल रहा था। इस सड़ने और जलने की बू किसी ना किसी को तो आई होगी। अब हमें इस किसी ना किसी तक जल्द से जल्द पहुंचना। खंगालो। उनका नाम तो नहीं पता, पर वो वाइट स्कूटर वाला आदमी, वो तो कई बार राहुल के यहाँ आता है। मुझे मिल गया वो 1,35,000। राहुल अरोड़ा का काफी करीबी दोस्त मालूम होता है। उसके बेटे ऋषि से भी वो काफी क्लोज है। वो लोग साथ में खेलते हैं, वो उसे पढ़ाता भी है, मानो कोई रिश्तेदार हो। मैडम आप जानना क्या चाहती हैं? ये जो स्कूटर पे बंदा आता था और राहुल के बीच के संबंध कैसे थे? कभी कोई अनबन दिखी तो नहीं सामने से? कुछ ज़्यादा ही अच्छे ताल्लुकात हैं उस आदमी के अरोड़ा फैमिली के साथ, समझ रहे हैं ना आप समझाइए डिटेल में। उस आदमी का नाम मंजीत है। आपकी बात हुई है कभी मंजीत से? नाजी ना, मैं क्यों बनूं कबाब में हड्डी? ऋषि पुत्र, बहुत गलत बात है ये। मेरे पास चेंज नहीं था, इसलिए मैंने तेरे को 50 रुपये का नोट दिया।
दो आइसक्रीम की तो बात ही नहीं हुई थी। अब तेरा गला खराब होगा और तेरी मम्मी मेरा गला पकड़ेगी। मम्मी को पता ही नहीं चलेगा कि मेरा गला खराब है। मैं चुपके से खा लूंगा। तो चुपके से हम दोनों की पिटाई भी होनी है। चलो। बच्चे को पढ़ाता था, आइसक्रीम खिलाता था, और क्या, आप ही समझ लीजिए। आप कबाब और हड्डी की बात कर रही थी। कौन कबाब, कौन हड्डी, ये जानना तो आपका काम है ना सर। 2 दिन में अब तक सिर्फ इतना पता चला है सर कि मंजीत और राहुल अच्छे दोस्त थे और उनकी फैमिलीज क्लोज थी। पर कुछ ज्यादा ही क्लोज थी। ये माजरा क्या है, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। बोल सलीम। साहब, जिस तरह उस किराने वाले से केरोसिन खरीदा गया ना, ठीक वैसे ही कॉलोनी के बाहर एक और किराने वाला है। मंजीत ने वहां से भी केरोसिन खरीदा? मंजीत ने नहीं साहब, राहुल अरोड़ा ने। साहब, ये टिप केस की सीढ़ी है, तो बस चढ़ जाइए। फिनाइल, 5 बोतल फिनाइल। तो घर के लिए फिनाइल ले जाना कोई गुनाह है क्या? बिल्कुल भी गुनाह नहीं है, लेकिन रात को 10:30 बजे फिनाइल की 5 बोतलें। उची, घर का सारा फिनाइल खत्म हो गया था तो 1 बोतल की जगह 5 बोतलें मंगा ली। कोई गुनाह तो नहीं कर दिया? डिस्काउंट चल रहा था उन पे। तो क्या ये डिस्काउंट सिर्फ उस रात के लिए था हरप्रीत? मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे घर की फिनाइल की बोतलों से मंजीत के गायब होने का क्या ताल्लुक है। ताल्लुक तो बहुत गहरा है, और वही ताल्लुक है जो 5 लीटर केरोसिन का है। हरप्रीत जी, वैसे तो फिनाइल ज्यादातर घरों में सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आप उस रात क्या साफ कर रही थी? ऐसे कौन से दाग थे जिन्हें आप रातों रात फिनाइल छिड़क कर साफ कर रही थी? तुमने बताया कि रात 10 बजे मंजीत तुम्हारे घर आए, तुम दोनों ने मिलकर शराब पी और 11:15 बजे मंजीत तुम्हारे घर से निकल गया। लेकिन तुम्हारी कॉलोनी के बाहर जो किराने वाला है श्याम, उसका कहना है कि रात 10:30 बजे तुम उसकी दुकान पर गए और उसकी दुकान से तुमने 5 बोतल फिनाइल की खरीदी। जी बिल्कुल, 10:30 बजे थे। राहुल अरोड़ा जी आए और 5 बोतल फिनाइल ले गए। पक्का 10:30 बजे, 9 तारीख को? टाइम कैसे याद है आपको? साहब, रोज 10:30 बजे दुकान बंद करता हूँ। जैसे ही दुकान बंद करने वाला था तभी राहुल जी आ गए। अरे श्याम जी, रुके रुके रुके, बंद मत कीजिए, मुझे फिनाइल चाहिए। अरे राहुल जी, सारा माल अंदर पैक कर दिया। एक काम करता हूँ, कल सुबह सुबह लड़का भेजता हूँ बोतल के साथ। अरे नहीं श्याम जी, घर में खत्म हो गया, मुझे अभी चाहिए। 5 बोतल दे दीजिए ना प्लीज। 5? जी ठीक है भाई। मंजीत ढिल्लों के साथ शराब के चलते सेशन के बीचों बीच तुम हड़बड़ी में शाम किराने वाले की दुकान पर गए और वहां जाकर 5 बोतल फिनाइल खरीदी। क्यों? केरोसिन तो मंजीत ने खरीदा था और तुमने फिनाइल खरीदी। तुम दोनों मिलकर कौन सा कॉकटेल बना रहे थे? मंजीत ढिल्लों कहां है? सिर्फ एक बार और पूछूंगा, अगर सीधे सीधे जवाब नहीं दिया ना तो बिना फिनाइल की धुलाई होगी और बिना केरोसिन की भुनाई। बोलो, मंजीत ढिल्लों कहां है? हरप्रीत जी, हमें शक है इस बात का कि उस रात मंजीत ढिल्लों आपके घर से अपने घर के लिए जिंदा निकला ही नहीं। और पिछले 8 दिनों से तुम मियाँ बीवी हम पुलिस वालों से और मंजीत की माँ परमजीत से झूठ पर झूठ बोल रहे हो। ये मत भूलो कि हम तुम्हारे बेटे ऋषि से भी सच जान सकते हैं। नहीं नहीं, प्लीज ऋषि को इससे बाहर रखिए प्लीज। वैसे भी ऋषि सो गया था जब मंजीत घर पर आया था। उसे कुछ भी नहीं मालूम कि घर में क्या हुआ था। हमें भी कुछ नहीं मालूम राहुल अरोड़ा, लेकिन तुम हमें बताओगे सब कुछ सच सच। और तकदीर का लिखा हुआ था राहुल कि हम दोनों ने मिलना है, और किस्मत की बनाई जोड़ी हैं हम। हरप्रीत, तुम समझ रही हो ना?
फोन का क्या करेंगे जी? मैंने उसका सिम निकाल के फेंक दिया है। तुमने घर अच्छी तरीके से साफ कर दिया है ना? हाँ जी, कोई दाग वाग नहीं दिखेंगे कभी। रामचरण, मुझे 6-7 सफाई कर्मचारी चाहिए और एक जेसीबी का अरेंजमेंट करो मीनार नगर के पास वाले नाले पर। हाँ, लाश है इंसान की, नाले से निकालनी है। राहुल अरोड़ा, जुर्म के दाग इतने भी हल्के नहीं होते कि फिनाइल से मिटा दिए जाए। मंजीत से इतनी गहरी दोस्ती, फिर उसका कत्ल क्यों किया? दोस्ती तो गहरी थी सर, लेकिन मंजीत की नीयत हल्की पड़ गई थी। कैसे? ब्लैकमेल कर रहा था कि तुम्हारी बीवी हरप्रीत को सब कुछ बता देगा। मंजीत पागल हो गया था सर, रिश्तों की सारी हदें पार कर दी थी उसने। ऐसी कौन सी हदें पार कर दी थी उसने कि आपने भी इंसानियत की सारी हदें पार कर दी? कत्ल कर दिया उसका? नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। कुछ नहीं समझना मुझे, सिर्फ सुनना है कि तुमने मंजीत ढिल्लों को क्यों मारा। नहीं सर, उसको मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो मेरे और हरप्रीत के सर पे चढ़कर भंगड़ा करने लगा था। और उस रात 9 तारीख को तो जैसे हद ही हो गई थी नौटंकी की, और उससे 3 रात पहले 6 तारीख को तो समझिए पूरी रिहर्सल हो चुकी थी। एलो जी, हेल्दी वाला सलाद। अब बस मैं चली सोने, ऋषि का स्कूल है कल। राहुल किचन में रखा है खाना, मीट और राइस, गर्म करके खा लेना। मंजीत, तुम्हें भी पता है किचन का, दोनों खाना खा के सोना। गुड नाइट शराबिया। हरप्रीत रुक। हरप्रीत, मुझे शादी करनी है तुमसे। आई एम सीरियस, आई लव यू। शट अप मंजीत, मुझे ऐसे जोक्स पसंद नहीं है। जोक नहीं कर रहा हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है। और बस ओए हरप्रीत, तू जा, फाइनल वाला गुड नाइट, इसे मैं संभालता हूँ। बैठ, ज्यादा चढ़ गई तुझे आज। और मेरे को सच में शादी करनी है यार हरप्रीत से। तो तू मुझसे मेरी बीवी का हाथ मांग रहा है? सच में? आहो सच में। वो तेरे साथ आज के बाद शराब ही नहीं पी, वो तेरी औकात ही नहीं है। तू मतलब, तू निकल, अबे तू निकल, तू घर जा। राहुल, तो एक मिनट जीते, इस बारे में कल बात करेंगे। तू घर, तो इस बारे में कल बात करेंगे, तू निकल। और यार वो मेरे लिए बनी है यार। एक मंजीते बहुत हो गया, एक शब्द और बोला था 32 ही तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा। और यार तू समझ ही नहीं रहा। नहीं समझना मुझे, तू बस एक बात समझ कि तुझे मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है, वरना कोई किसी आदमी को उसकी वाइफ के साथ शादी करने का प्रपोजल नहीं देता नॉर्मल लोगों की दुनिया में। चल बाहर निकल। यार राहुल, तू जा, तू कल बात करेंगे। और यार क्या हो गया ऐसे? इसका दिमाग खराब हो गया है। पता नहीं क्या हो गया अचानक से, इतना गुस्सा रहा था बैकआउट वहीं काट देता। इतनी ढंग से दोस्ती निभाई यार, उसके बदले में ये। मैं कहती हूँ जी, कट करो ऐसी दोस्ती। मैं भी आंटी जी से दूर ही रहूंगी, नहीं चाहिए ऐसा पागलपन हमें। इतनी बार आपके घर आया जाया करता था वो, जब आप अकेली होती थी, उसने तब कोई हिंट नहीं दी आपको? कभी नहीं। और फिर आपके हस्बैंड के सामने ही उसने आपको प्रपोज कर दिया। सोचिए, पूरी तरह से हिल गए थे हम दोनों। फिर मैंने उसके फोन लेने बंद कर दिए और उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, मंजीत ने इतना बेहुदा प्रपोजल रखा कैसे, वो भी तुम्हारे सामने? क्योंकि सर जी वो सटिया गया था। उधर आंटी जी शादी कर लो वाली सीडी लूप पर बजा रही थी और इधर इसने निशाना बनाया मेरी वाइफ को। और सर जी 3 दिन बाद उसने तो हद ही पार कर दी। देख मंजीत, तू अभी यहां से निकल ले। मैं तुझे बता रहा हूं, मेरे दिमाग में पागलों वाला गुस्सा भरा हुआ है। रब्बी सौ मैं कुछ कर दूंगा तेरे साथ, तू यहां से निकल ले। माचिस और तीली है मेरे पास, अगर मेरी बात नहीं सुनी ना तो अपने आप को जला लूंगा तेरे दरवाजे के आगे। सर से पांव तक कैरोसिन से भीगा हुआ था वो। कैरोसिन ऑयल चाहिए, ये लो। और सर जी पिया भी हुआ था, और मैं नहीं चाहता था कि घर के बाहर वो कोई पागलों वाली हरकतें करे, इसलिए मैंने उसे घर के अंदर ले लिया। सर जी घर के अंदर तो उसने हद ही पार कर दी। और मेरे हाथों से माचिस छीन ली तूने,
तेरे को क्या लगता है कुछ नहीं होना? और बाहर मेरे स्कूटर में माचिसों का पैकेट पड़ा है। पागल हो गए हो मंजीत? मैं आंटी जी को फोन करके बताऊं कि क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम? वो कमाल की बात है, वो शादी के लिए हाथ मांगना कब से बदतमीजी होगी भाई? और बाकी रही बात बीजी की, तो जाओ बता दो बीजी। और बीजी तो खुद रट लगाए हुए हैं दिन रात की मंजीत मेरे लिए बहू ला दे, मेरे लिए बहू ला दे। आज मैंने बोल देना है कि ये रही आपकी बहू सोनी हरप्रीत। ओए मंजीत, इतना अच्छा चल रहा है दोनों फैमिलीज के बीच, तू क्यों उसे बिगाड़ रहा है? यही कीमत है हमारी दोस्ती की। और किस्मत की बनाई जोड़ी है हम दोनों की। हरप्रीत तुम समझ रही हो ना, मैं और राहुल, राहुल और मैं मेड फॉर ईच अदर हैं। और हमारी दोस्ती तकदीर का चुना हुआ एक रास्ता है। और मंजिल तो शुरू से ही हरप्रीत थी, और तू तो सिर्फ एक जरिया था। और अब जब मैं और हरप्रीत मिल गए हैं तो तेरा कोई काम नहीं है भाई, तू निकल। देख मंजीत, आज मैं तेरे साथ तेरे घर चल रहा हूँ। मैंने आंटी जी को सब कुछ बता देना है कि तू सटिया गया है। हम दोनों आंटी जी की इतनी इज्जत करते हैं, इतना प्यार करते हैं उनसे। तू चल चल मेरे साथ। तू चलो साइड पे हो जा। हरप्रीत तू जा कोई ढंग के कपड़े पहन के आ। हम लोग वैसे चलेंगे, बीजी को पैरी पोना करके आएंगे। और तुझे आइडिया भी नहीं है कि वो बेचारी कितनी खुश हो जाएगी जब उसे पता चलेगा कि तुमने हाँ कर दिया है और हम दोनों शादी कर रहे हैं। और शादी हो चुकी है इसकी मेरे साथ। हमारा एक बच्चा, एक घर है। ये बात तेरे भेजे में घुसती क्यों नहीं आइडिया? और नहीं जाती। और मेरे दिमाग में, मेरे दिल में कोई बात नहीं जाती। और हरप्रीत मेरी बीवी बन चुकी है। और दिन रात, सुबह शाम, हर सेकंड वो मेरे साथ होती है। और हम दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि तू कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। वो हरप्रीत मेरी है। ओफो, 7 बज गए, अब तो उठ जाइए। लीजिए आपकी चाय। मूली के पराठे हैं, शलगम और गोभी के अचार के साथ। चलिए जल्दी आ जाइए। ओए हरप्रीत ऑलरेडी मेरी पत्नी बन चुकी है। ये बात मुझे मालूम है, इसे मालूम है, पूछ इसे। राहुल, हम इस पागल को क्यों झेल रहे हैं? इसे अपने घर के अंदर आने ही क्यों दिया? जब हम दोस्त थे तो वो हर रोज हमारे घर आता था, मानो जैसे उसका अपना ही घर हो। हक से आता, हक से रहता। शजी, शुरू शुरू में मुझे थोड़ा अजीब लगता था कि वो कैसे इतना समय हमारे घर में बिता सकता है, कैसे मेरी बीवी मेरे बच्चे के साथ इतना घुल मिल सकता है। लेकिन उस रात तो वो ऐसे बातें कर रहा था जैसे मैंने उससे उसका हक छीन लिया हो, जैसे मैं बाहर वाला हूं और मेरी गृहस्थी उसकी हो। गलती मेरी है सर, मगर सोचा नहीं था कि इतनी महंगी पड़ेगी। कैसी गलती? जब मंजीत का एक्सीडेंट हुआ था तो वो हमारे घर आके रह रहा था। पता नहीं कब, क्यों, मगर हम दोनों के बीच। हरप्रीत, ओए अब तो हट जा मेरे रास्ते से। ओए वो दिल से, जिस्म से मुझे ही अपना मर्द मानती है। और बाकी रही बात ऋषि की, तो ऋषि को मैंने गोद ले लेना है। तो वो ऑलरेडी मुझे ही अपना पापा मानता है, काफी क्लोज है वो मेरे। और भाई अब यहाँ तेरे लिए कुछ नहीं बचा। और क्यों तू मेरा हक मार रहा है, क्यों? सर, मंजीत की बॉडी मिल गई है। नाले में कहीं आगे बह गई थी, टनल के एक कीले से अटक गई थी। अगर हम नहीं ढूंढते तो क्या ये सफाई वाले कभी नाला साफ नहीं करते? लाश इतने दिनों पहले डंप हुई थी। सर, नाले की टनल में काफी कचरा जमा हो गया था। वो लोग कह रहे थे कि 1-2 दिन में सफाई करने ही वाले थे। लाश की कंडीशन क्या है? सर, बॉडी को प्लास्टिक और बेडशीट्स में लपेटा गया था, इसलिए पानी से कांटेक्ट कम हुआ है। डिकम्पोज हुई है, फिर भी उतनी बुरी हालत नहीं है। शिनाख्त आसानी से हो जाएगी सर। राहुल और हरप्रीत ने किया? जी हाँ, मंजीत के कपड़ों से केरोसिन के अंश भी मिले। वाह पुत्र जी, क्या नाटक किया ना मेरे साथ। मेरे पुत्र को जान से ही मार डाला और इतने दिन तक मुझे हिम्मत देते रहे, मेरा हौसला बढ़ाते रहे तुम लोग। मंजीत सुन ही नहीं रहा था, अपने आप को जला देने की धमकी दे रहा था वो। अब हाँ तो ठीक है ना, उसे उसके हाल पर छोड़ देते।
थका कर घर लौटा था। फिर मैं उसको 2 थप्पड़ मारती और उसे होश में लेकर आती। 2 थप्पड़ तो मैं भी लगा सकता था ना आंटी जी, लेकिन उस रात से 3 रात पहले भी उसने ऐसे ही बदतमीजी की थी, ऐसे ही अनाप शनाप बक रहा था। फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल करके उसको घर भेज दिया था। 3 रात बाद फिर आ गया, वही घटिया बात है। पागल हो गया था, बावला हो गया था, लेकिन जान से क्यों मारा उसे? जान से क्यों मारा? शायद मैं भी पागल हो गया था, भाई जैसा था वो मेरा। आप ही कहती थी हम दोनों भाई, लेकिन वो प्रपोजल ऐसे जुर्मों को कैसे रोका जा सकता है जो घर की 4 दीवारों के बीच आपसी रिश्तों के कारण हो जाते हैं? मुश्किल है। अब कोई कैसे बता सकता है कि सामने वाले के दिमाग में कौन से भयंकर ख्यालों ने डेरा डाल के रख रखा है, जो कभी भी किसी वक्त एक संगीन जुर्म बनकर उमड़ सकते हैं। अब इस बात का अनुमान अगर कोई लगा सकता है तो खुद वो इंसान। जब ये भांप ले कि 2 कदम गलत दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, तब जरूरी हो जाता है कि 2 कदम पीछे लिए जाए। गलतियों को छुपाने से ज्यादा जरूरी होता है गलतियों से सीखना। लॉ एंड ऑर्डर जितनी समाज में व्यवस्था बनाए रखने में जरूरी है, उतनी ही घरों में जरूरी है, दोस्ती में जरूरी है, रिश्तों में जरूरी है। दरअसल ये हर इंसानी रिश्ते में जरूरी है। इस केस में लॉ एंड ऑर्डर के ब्रेकडाउन का पीड़ित मंजीत ढिल्लों तो है ही, पर उसकी मां परमजीत, राहुल और हरप्रीत का बेटा ऋषि अरोड़ा भी है। ये दोनों अब अकेले और बेसहारा हो गए हैं। फैमिली मेंबर्स के लिए गए गलत कदमों के नीचे खुद फैमिली के बाकी मेंबर्स ही अक्सर सबसे ज्यादा रौंदे जाते हैं। आपके चहेतों के पापों के हिसाब कभी कभी आपको ही देने पड़ते हैं। आपके अंदर एक दर्दनाक खलबली सी मची रहती है कि क्या हालात सुधारे जा सकते थे? आप ऐसा क्या नहीं कर पाए कि हालात बद से बदतर होते गए? लक्ष्मण दादा। अरे पंकज कैसे है? सत्यन को फिर से पुलिस ने पकड़ ली। अब क्या कर दिया उसने? क्या पता दादा, अपने जगदीश ने देखा उसे भागते हुए, पुलिस पीछा कर रही थी, लास्ट में उन्होंने उसे पकड़ ही लिया। तेरा भाई सत्य ने एक ज्वेलरी शॉप में घुसा, लिया कुछ नहीं, लेकिन वहां से निकलते वक्त सुमड़ी में 2 चेन अपनी जेब में डाल के निकला। साहेब, सत्यन ने मुझसे वादा किया था कि वो चोरी नहीं करेगा। तेरा भाई गौन केस है, चैप्टर है, हिस्ट्री चीटर है, और ये चोरी की आदत शराब की लत के जैसी होती है। आदमी को पता ही नहीं चलता कब उसका गुलाम हो गया। उसने जो कुछ भी चुराया लौटा देगा साहब, मैं समझाऊंगा उसे। वो हम बरामद कर लेंगे, तू फिक्र मत कर। मैं वादा करता हूँ साहब, इस बार छोड़ दीजिए, आगे से कोई गलत काम नहीं करेगा। कौन से दुनिया में जीते हो तुम? तुम्हारे भाई सत्यन को चोरी के इल्जाम में अरेस्ट किया है, यूं ही नहीं छोड़ने वाले।
कल उसकी अदालत में पेशी होगी, तब जमानत के पैसे भर के उसे छुड़वा लेना। साहब इस बार छोड़ दीजिए साहब। मत छुड़वा अपने भाई को। अपने मेहनत के पैसे अपने बच्चों के लिए संभाल के रख। साहब सत्यन मेरे बेटे जैसा है। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, और उसे सीधा करने के चक्कर में तेरे जैसे सीधे साधे लोग लंबे हो जाते हैं। लाइक हमारे मरे हुए आई बाबा की कसम खाई थी तूने, तेरी आई जैसी बहनी की कसम खाई थी तूने कि चोरी नहीं करूंगा, बार बार बोला था, फिर क्यों की तूने चोरी? तेको मालूम है इन लोग नाराज क्यों है? क्यों है? चोरी का हिस्सा नहीं मिला ना इसलिए, और कुछ। चोरी का हिस्सा जो तू नहीं करने वाला था, फिर क्यों की तूने चोरी? अरे हो गई ना अब। दादा कल जमानत करने आएगा ना मेरी? सपने में भी नहीं। तो भाषण झाड़ने आया क्या? जब छुड़ाना नहीं था आए क्यों? और अगर तुम चाहते हो ना मैं सड़ूं यहां जेल में सालों साल, तो ठीक है चले जाओ यहां से, मुझे मिलना ही नहीं है तुम लोगों से। जमानत के लिए कितने पैसे लगेंगे? वही पहले का जैसा, 5 या 10 हजार या उससे ज्यादा। शंभू भाव से वापस मांग कर देखो, उधार पे। जहां मुझे इसकी और जमानत नहीं करवानी है। और सो नकाओ बोलू, जेल में तो और कट्टर बन जाएगा। पहले उसे बाहर लाते हैं, पहले 2 कस के चमाट तो मैं खुद उसे लगाऊंगी, फिर शिरडी या कहीं ले जाकर उसे वापस कसम दिलाते हैं कि फिर गलत रास्ते पे नहीं जाएगा वो। हमारे कहने से गलत रास्ते पे निकला था, जो हमारे कहने से नहीं जाएगा। लेकिन आप खाना तो खाइए। नहीं खाना है मुझे। लक्ष्मण दादा, जुगाड़ हुआ कुछ जमानत का? अरे इस बार तो हो गया, वो शंभू भाव ने उधार दे दिया। पंकज, जगदीश, मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। अरे बोलो ना दादा, क्या करना है? सत्यन को सुधारना है। दादा हम लोगों ने क्या कम ट्राई किया होगा क्या? तो फिर से करो ना। तुम लोग तो उसे बचपन से जानते हो, तुम लोग जैसी नौकरी करते हो उसे भी कहीं काम पे लगा दो। 2 पैसे कमाएगा, काम में लगा रहेगा, तो चोरी की आदत अपने आप छूट जाएगी। बस इस काम में मेरी मदद कर दो। आप हाथ क्यों जोड़ रहे हो? हमें भी तो उतनी फिक्र है सत्यन की जितनी आपको है। दादा हम लोग ना फिर से कोशिश करते हैं सत्यन को लाइन पे लाने के लिए। इस बार मैं पिघलने वाला नहीं हूं। सीधे कह दूंगा सत्यन से, अपना काम शुरू कर, नहीं तो रास्ता ले। कमा खा अपना। सत्यन, बीच में खाना नहीं छोड़ते, गलत बात है। इससे सही गलत का मालूम होता तो ये दिन देखना पड़ता हमें। मुफ्त की मिले या ना, रोटी की कीमत नहीं जानता है। अपने 2 टके के तेवर दिखा रहा है, वो भी ऐसे। लॉकअप और जेल में जो कुटाई हो रही थी ना वही ठीक थी, कम से कम इनकी बातों से तो ठीक थी। सत्यन, तू खाना खत्म कर। रुक जा, इसे मेरी बातें बुरी लगती हैं लेकिन अपनी आदत नहीं सुधार सकता। ये स्कूल में श्रेया को क्या चढ़ाते हैं पता है? चोर की भतीजी। तुम्हाला किती वेळा सांगितलंय, खाना खाते वक्त मत डांटा करो उसे। आज ही तो लौटा है जेल से, उसकी पसंद का खाना बनाया था मैंने। उसकी पसंद बहुत भारी पड़ गया। बचपन में जब पहली बार चोरी की थी ना, तभी दांत तोड़ देने चाहिए थे। ये दिन देखना ना पड़ता। अरे अभी आप भी बिना खाए चल दिए, क्या हो क्या रहा है? ए दादा, भाषण नको है मेरे को। भाषण नहीं रे, बात करनी है। क्या बात करनी है? देख तू मेरा छोटा भाई है, लेकिन बड़े बेटे जैसा बड़ा किया मैंने और तेरी बहनी ने। अरे मैं मेहनत करके ईमानदारी से 2 पैसे कमा सकता हूँ, तो तू क्यों नहीं? ये तेरे मेहनत के 2 पैसे ना, ये तुम्हारे जमाने की फिल्मों में कमाए जाते थे, अभी कोई नहीं कमाता। ईमानदारी हर जमाने में काम आती है सत्यन। सिर्फ एक खोली और एक साइकिल लेती तुम्हारी ईमानदारी, और दुनिया में किसी को फर्क नहीं पड़ता पैसे कैसे और कहां से कमाए जा रहे हैं। और चोरी तो आधी दुनिया करती है दादा। पर आधी तो नहीं करती, उस आदमी में से हम है सत्यन। जो संस्कार हमारी आई ने बाबा ने मुझे दिए थे,
वो मैंने तुझे देने की कोशिश की थी, पर शायद दे नहीं पाया। देख, अभी भी वक्त है। अभी ही वक्त है, वही तो कह रहा हूँ। मैंने मस्त 2 चैन उड़ाया, गलत किया। 4 उड़ाना चाहिए। 2 उनके मुंह पे मारता ना, केस नहीं बनाते मेरे। अगली बार ध्यान में रखूंगा। कोई अगली बार नहीं होगा। इस जेल की रोटी से अच्छी तो तेरी वहनी के हाथ की रोटी है। कल तेरी पत्नी के हाथ की होगी, तेरी अपनी कमाई की, अपनी मेहनत की। आपकी मेहनत की रोटी ना रूखी होती है, रूखी। मेरे गले से नहीं उतरती वो। एक दिन मैं तेरे को, वहनी को और श्रेया को 5 स्टार होटल ले जाऊँ। वहाँ बैठ के रोटी खाएंगे अपन। स्टाइल में टिप देंगे वेटर को, स्टाइल में बैठेंगे। समझना बात को। या तो तू ये चोरी की आदत छोड़ या मुझसे रिश्ता तोड़ दे। मैंने वो पंकज और जगदीश से बात कर ली है, वो तेरे लिए कोई नौकरी ढूंढने में मदद करेंगे। अब तो काम कर, कमा और आदमी बन के घर आ। वो पंकज और जगदीश मेहनत करते हैं, और ड्राइवरी में काय की मेहनत, काय की कमाई। वो दोनों भी यही खोली में सड़ेंगे और यही मरेंगे। अरे जा जाके कहाँ चला जाएगा? और अब की बार आएगा ना तो घर के अंदर घुसने मत देना, समझी? कल रात आप सो गए थे, उसके बाद आया था वो, खाना भी खाया। मैंने तुझसे कहा था ना कि घर के अंदर घुसने मत देना। उसने वादा किया है आइंदा से चोरी नहीं करेगा वो, और सवेरे आपके उठने से पहले ही चला गया, चाय तक नहीं पी। पंकज और जगदीश से काम मांगने गया है वो। थैंक यू। क्या रे सत्य, सब बराबर ना? एकदम टकाटक। वहनी चाह तैयार हैगा? हो आहे, देते। ये लो, तुम्हारे फेवरेट कांदा पोहे किए हैं। अरे झकास। हाँ जया, क्या हुआ? सत्यन अभी तक नाइट शिफ्ट से लौटा नहीं है। अरे एक्स्ट्रा ड्यूटी पे लगा दिया होगा। मैं कितनी फोन लावले त्याला, उसका फोन भी बंद आ रहा है। अरे बैटरी खत्म हो गई होगी, आ जाएगा। कुछ देर बाद ट्राई कर लेना है। श्रेया, तू खाना खा ले बेटा। तेरे बाबा फोन नहीं उठा रहे। काका भी नहीं घर लौटे, बाबा भी नहीं आए। कहाँ गए होंगे बाबा? गए होंगे शायद तेरी काका की खबर लेने। आहो, हे काय? आप यहाँ बैठे हो, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे आप? और सत्यन का भी फोन बंद आ रहा है। काय चाललंय काय? आहो, बोला काय तेरी? क्या हुआ है? फिर कोई लफड़ा किया, फिर से उठा लेंगे पुलिस सत्यन को। नहीं, कल रात मतलब 21 की नाइट तो सत्यन की ड्यूटी थी नहीं।
मतलब कल रात उसका ऑफ डे था? हाँ, ऑफ डे था। अरे ऐसे कैसे? मेरे से बोल के गया था कि आज एक दिन छुट्टी मिली है, आराम करना करी। कुछ काम है वही नहीं, और छुट्टी किधर है आज? ओह, ड्यूटी है? और नहीं तो क्या, शाम से लेकर सुबह तक काम कर रहा था या हमसे झूठ बोल रहा था, नहीं पता जाया। आपको कैसे पता कि पुलिस उठा के लेके गई सत्यन को? आप गए थे पुलिस स्टेशन? नहीं, और इस बार जाऊंगा भी नहीं। अरे पंकज, सत्यन कहाँ है? मोबाइल भी बंद है उसका। मैं पूरा दिन ड्यूटी पर था लक्ष्मण दादा, इसलिए आपको बताने आ नहीं पाया। क्या बताने? वो एक बुरी खबर है, सत्यन को फिर से पुलिस ने पकड़ लिया। अब क्या किया उसने? दादा लगता है इस बार कोई मर्डर वर्डर किया उसने। चल निकाल 10 रुपए निकाल। देख सत्यन यादव। सलाम साहब। 12 सलाम के बच्चे 12। अरे क्या हो गया? बाहर आ। अपन ने कोई लफड़ा नहीं किया साहब, अपन अभी ड्राइवरी का काम करता है, गलत काम सब बंद कर दिया अपन। कल रात दारू पी के एक आदमी को काट डाला और लाश नाली में फेंक दी। कह रहा है सब गलत काम बंद कर दिया। मैं तो पूरी रात ड्यूटी पे था कल। अब हम ड्यूटी पे हैं। अरे फुल डे फुल नाइट तेरी याददाश्त ताज़ा करेंगे। हवाला। मर्डर? हो दादा, वो कांस्टेबल ऐसा ही कुछ बोल रहा था कि किसी नाले के पास। दादा संभालो, दादा संभालो अपने। दादा मेरी और जगदीश की तो पूरी थी, तो हम दोनों वहां से खिसक लिए। एक तो हमें पता भी नहीं था कि क्या लफड़ा है, ऊपर से सत्यन ने मर्डर किया, तो उसके साथ रहने का क्या फायदा ना दादा। सत्यन ने किसी को मार डाला? मुझे नहीं पता जया, मैं पुलिस स्टेशन गया ही नहीं, हिम्मत ही नहीं हो रही मेरी। पहले चोरी करता था और अब खून। और नहीं जया, और बिल्कुल नहीं। सर, आप पक्का है ये मेरे पति विशाल है? निशा जी, हम पक्का तो नहीं कह सकते, लेकिन आपके पति के बारे में हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, ये बॉडी उससे काफी हद तक मैच करती है। कुछ पता चला किसको मार डाला सत्यन ने? क्या हुआ था उन दोनों के बीच? सॉरी दादा, कुछ भी पता नहीं चला। दादा उसने एक शब्द भी नहीं बोला हमसे। दूसरे दिन तो आराम से हमारे साथ पत्ते खेल रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे लगा मेरा भाई सुधर गया हमेशा के लिए, सीधे रास्ते पे आ गए। आई बाबा के संस्कार, मेरी कोशिश काम आ गई। दादा हम भी तो वही सोच रहे थे ना, हमेशा से उसको समझाते आए थे। अब भी काम पे इसी उम्मीद से लगाया था कि चलो छूट जाएगी इसकी गलत रास्ते की लत। दादा इसमें ना आपकी कोई गलती नहीं है। दिल नहीं मानता। मैं तो हमेशा खुद को ही कोसता कि क्या कमी रह गई थी, क्या गलती हो गई थी सत्यन की परवरिश में मुझसे। एक महीने के ऊपर हो गया है, सत्यन अभी तक बाहर नहीं आया। मर्डर किया, कैसे बाहर आएगा मुझे नहीं पड़ी। सरने दो से। देखिए, मैं दिल से बोलती हूँ, हमारा सत्यन किसी की जान नहीं ले सकता। आप उसके बड़े भाई हो, बेटे जैसा है हमारे, जिम्मेदारी है ना हमारी। चोर था, अब खून ही हो गया है। आप एक बार मिल तो लो, पुलिस वालों से बात तो कर लो, शायद उन्हें कोई गलत फहमी हुई हो। डर लगता है मुझे,
कहीं ऐसा ना हो सत्यन के जुर्म के चक्कर में हम ही लोग लपेटे में आ जाए। क्यों नहीं समझ रहा था वो जो कर रहा था, उस सबसे ज्यादा परेशानी हमें हो रही थी, मुझे हो रही थी। बोला। मेरा भाई सत्यन जादव। क्या हुआ उसे? मिलना था साहब उससे। जेल में? नहीं साहब, 22 मार्च को अपने पुलिस थाने में तो अरेस्ट नहीं हुआ था सत्यन जादव। वैसे बड़ा पहुंचा हुआ और महा चैप्टर आदमी है सत्यन जादव। 3 बार तो मैंने उसे अरेस्ट किया है। लेकिन साहब 21 मार्च की दोपहर घर से निकला था ये कह के कि नाइट ड्यूटी है, काम पे जा रहा है, और 22 मार्च की सुबह गिरफ्तार हुआ मर्डर के चार्ज पर। मर्डर? कहाँ किया था मर्डर? ये तो नहीं मालूम। 3 महीने हो चुके हैं जादव, कोर्ट में पेश किया गया होगा, अब जुडिशियल कस्टडी में होगा। देखो जादव, किसी और पुलिस स्टेशन का केस होगा। तुम एक काम करो, मर्डर कहाँ हुआ पता करो, तो पुलिस स्टेशन का पता चल जाएगा। वो तो हमने ना पूछा ना पता किया दादा, लेकिन पुलिस वाले थे गाड़ी में, और जिस गाड़ी में लेके गए वो गाड़ी भी पुलिस वालों की थी, लेकिन उस गाड़ी के ऊपर किसी थाने का नाम वाम कुछ भी नहीं लिखा था। किसका मर्डर किया होगा? कुछ तो आइडिया होगा तुम्हें? कोई पुरानी दुश्मनी? नहीं पता दादा, लेकिन दादा पुलिस वाले अगर बोले कि जुडिशियल कस्टडी में है तो इसका मतलब वो किसी थाने में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लॉकअप मतलब पुलिस कस्टडी और जुडिशियल मतलब जेल। दादा आर्थर रोड जेल में देखा आपने? नहीं। तो उधर देखो क्या? हो सकता है दादा उसे वहां भेजा हो कोर्ट से। और कोई नाम है क्या? जी क्या मतलब? मतलब चोरी के लिए सत्यन जादव, मर्डर के लिए रामन राघव, ऐसे कुछ अलग अलग नाम से काम करता है क्या तेरा भाई? नहीं ऐसा तो नहीं है साहब। तो एक एक फोटो को इतनी बारीकी से क्या टुकुर टुकुर देख रहा है? मैं बोल लो ना तुला चेक करूं। हमारी जेल में कोई सत्यन जादव नहीं है इस वक्त। 3 महीने से ऊपर हो गया साहब। हमारे इलाके का इंस्पेक्टर भी बोला शायद केस किसी और थाने में दर्ज हुआ होगा, फिर वहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया होगा। अरे बाबा, मैं जिथे मर्डर झाला तिकडे जाऊन चेक कर ना। वही तो नहीं मालूम साहब। तो तुझे ये भी मालूम नहीं होगा कि अपने अख्खे महाराष्ट्र में कितनी जेल है? नहीं साहब। मुश्किल है तेरा लक्ष्मण जादव। 8 तो सेंट्रल जेल है, ऊपर से कई सारे जिला और सब जेल है। लक्ष्मण दादा, मैंने माहिती निकाली है। दादा अपने सत्यन का केस बोरिवली सेशन कोर्ट में ही आया होगा, ऐसा एक वकील बोला। तो वहां से उसे किस जेल में ले गए होंगे? दादा वो वकील बोला कि ज़्यादातर मर्डर के केस उधर के जज तलोजा सेंट्रल जेल भेजते हैं, लेकिन पक्का पता नहीं दादा। लक्ष्मण जादव, एक बार तेरे को बोल दिया कि कोई सत्यन जादव नहीं है इस जेल में, तो क्यों इतनी देर से रजिस्टर चाटे जा रहा है? बोरिवली सेशन कोर्ट के वकील ने बोला शायद तलोजा जेल ही भेजा होगा। हाँ, वहां से काफी कैदी ला जाते हैं, लेकिन यह नाम सत्यन जादव नहीं है। किसका मर्डर किया था तेरे भाई ने? कहाँ किया था? लक्ष्मण, और कितनी छुट्टी दूं तुझे? अब तेरा भाई मिलने तक फैक्ट्री तो बंद नहीं कर सकते है ना? हाँ राजन भाव, समझता हूँ। अब और छुट्टी नहीं लूंगा। और अब तक जो लिए है उसका क्या? देखो लक्ष्मण, पूरे 2 महीने तक एक्स्ट्रा शिफ्ट करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा शिफ्ट करूंगा राजन बाबू। ये तुम्हारा निजी मामला है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। तुम ईमानदार हो, मेहनती हो, और तुम्हारा भाई निकला निकम्मा, क्रिमिनल। मर्डर किया उसने, लंबी सजा हुई तो जेल से सजा काट के ही निकलेगा ना। अब तेरे उससे मिलने से उसकी सजा तो कम नहीं होगी। नहीं हो।
4 बड़े जेलों में नहीं है, कहीं और डाला होगा ना उसे। कुछ तो पता चले जया, अभी तक कुछ भी मालूम नहीं। क्यों नहीं समझा पाया मैं सत्यन को सही गलत का फर्क? देखिए आप अपने आप को लक्ष्मण, इकडे रे बड़ा। काय आई? मैं सत्य के सामने बोलना नहीं चाहती थी। अब तुझे जो मालूम है वो मुझे मालूम है। आता सगळं संपलं रे। अब मेरा समय आ गया। तू कहीं नहीं जा रही। डॉक्टर साहब ने बोला है तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और मेरी बात सुन, अब तू उसके लिए बड़ा ही भाई नहीं है, अब तो उसके लिए माँ बाबा बनेगा। हो आई, आईची शपथ। आई तुझी शपथ। आपके पास एक लावारिस लाश थी लगभग 1 साल के लिए। क्या इस लावारिस लाश का हिस्ट्री शीटर सत्येंद्र जाधव के गुम होने के साथ कोई कनेक्शन था? क्या ऐसा था कि ये लाश सत्येंद्र की विक्टिम की थी और सत्येंद्र इस मर्डर के बाद फरार हो गया था? सत्येंद्र यादव का गायब होना और लावारिस लाश के बीच का कनेक्शन तो उस वक्त हमें पता नहीं था, क्योंकि हमें यह भी पता नहीं था कि सत्येंद्र यादव वाकई में गायब हुआ था। सर, ये मेरे पति विशाल नहीं है। निशा जी, आप एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। इसके फेस को बुरी तरह से कुचला गया है। आप ठीक से देखे बिना कैसे कह सकते हैं कि आपके हस्बैंड नहीं है? सर, मैंने ना सिर्फ मुंबई के बल्कि स्टेट के हर पुलिस स्टेशन की मिसिंग कंप्लेंट मैच करने की कोशिश की, पर जिस आदमी की लाश हमें 23 मार्च 2015 को मिली थी उसकी शिनाख्त ही नहीं हो पा रही है। उस लाश का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था सर। इस बात को 6 महीने हो गए हैं और अब तो हमारी सारी खबरों ने भी जवाब दे दिया। ऐसा हो सकता है शायद इस आदमी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज ही ना हुई हो, शायद ये आउट ऑफ स्टेट का हो। सर, मैंने नेशनल मिसिंग पर्सन ब्यूरो में इस केस की डिटेल्स भेजी थी और वहां से आते हुए लगातार फीडबैक को चेक भी करता आया हूं। नो लक सर। हमारे पास विक्टिम के कपड़े और कुछ चीजें हैं, देखते हैं केस में आगे क्या मिलता है। सब्र की हद पार हुई और कहीं ऐसा तो नहीं कि प्यार नफरत में बदल गया हो? लक्ष्मण जाधव ने अपने ही भटके हुए छोटे भाई को रास्ते से हटा दिया हो? पर यह कैसे हो सकता है? सत्येंद्र के दोस्त पंकज और जगदीश दोनों ने सत्येंद्र को एक मर्डर के लिए गिरफ्तार होते हुए देखा था। क्या सत्येंद्र इस मर्डर के लिए गिरफ्तार नहीं हुआ था जो बॉडी आपके ताबे में थी? दरअसल सत्येंद्र हमारी कस्टडी में कभी था ही नहीं। वो कहां था हमें नहीं पता था। और हां, सत्येंद्र अपने आप से गायब नहीं हुआ था, एक साजिश रची गई थी उसे गायब करने के लिए। यार जगदीश, आज फिर आए थे लक्ष्मण दादा। इस बार कहाँ भेजू उन्हें बोल उम्र कैद हो गया सर। यार 3 बार बोल चुका हूँ कि मर्डर केस था, हुई होंगी लंबी सजा, लेकिन यार जिद करते हैं कि कौन सा जेल और कौन सा केस। यार जिले के सारे जेल जा चुके, वो पुणे और अहमदनगर भी जाके आए। कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया पंकज? नहीं बे, उन्हें बस एक बार सत्येंद्र से मिलना है और उसी के पीछे लगे हैं। लेकिन यार अब हम क्या करें? नागपुर बोल रहे हैं तो हो आने में क्या दिक्कत है? बहुत उधारी चढ़ चुकी है। अब राजन भाव भी फैक्ट्री से और छुट्टी नहीं देंगे। मांगने में भी शर्म आती है। फिर से एक बार मांग कर देखो, हो सकता है सत्येंद्र नागपुर जेल में हो।
है क्या? इन्हें बेच दो या गिरवी रख दो, कम से कम 3-4 हजार तो आ ही जाएंगे ना। काई पण बनने, सत्यन बेटा है ना हमारा, और हमें तो पता भी नहीं कि वो कौन से जेल में है, किस हाल में है, और शायद उसने अदालत या पुलिस को हमारा नाम भी बताया नहीं होगा शर्म के मारे। काई नहीं है क्या, और नागपुर हो क्या ये? ये आखिरी बार छुट्टी चाहिए 4 दिन की। क्यों? ये पक्की खबर है, सत्यन नागपुर जेल में। बस उसे एक बार देख लो, 2 थप्पड़ लगा दूं, फिर उसकी रिहाई तक कोई छुट्टी नहीं लूंगा। और खुदा ना खास्ता नागपुर में नहीं मिला तो? फिर उसे ढूंढने के लिए कभी छुट्टी नहीं लूंगा, जुबान देता हूँ। कब जाना है 4 दिन की छुट्टी पर? कल। अगर इसके बाद छुट्टी ली तो परमानेंट छुट्टी, समझ लो। क्या बोला यार? मैंने लक्ष्मण दादा को नागपुर जेल बोला तो वो नागपुर भी चले गए। यार ये तो मतलब कौन की तरह चिपक गया है यार। अब तो कोई जेल बचा भी नहीं उन्हें भेजने के लिए। चुपचाप बैठते, शायद इसके बाद खुद ब खुद थक जाएंगे और ये अपनी जेलों की तीर्थ यात्रा भी बंद कर देंगे। मिला? नहीं, इसमें तो नहीं है मेरे भाई का नाम। देखिए, फरवरी 2015 से अब तक के सारे कैदियों के नाम है इसमें। आप बोल रहे हो कि आपका भाई 22 मार्च 2015 में गिरफ्तार हुआ था? जी। सत्यन जाधव, और वो भी मर्डर केस में? जी साहब। देखिए, जो भी हुआ हो, आपका भाई यहाँ तो नहीं है। आप किसी और जेल में पता कीजिए, या फिर ये पता कीजिए कि कौन सी पुलिस ने उसे उठाया था। सारे जेल हुआ है वो साहब, लेकिन मेरे भाई का नाम कहीं नहीं है। पता नहीं कौन सी पुलिस ने गिरफ्तार किया मेरे भाई को। लक्ष्मण दादा, आप सत्यन को ढूंढना छोड़ ही दो। ऐसे कैसे छोड़ दो जगदीश? बेटे जैसे छोटा भाई है मेरा। वो गलत रास्ते पे जा रहा था और मैं उसे रोक नहीं पाया। उसे मिलना मेरा फर्ज है। शायद आप उसे कभी मिल ही नहीं पाओगे दादा। ये क्या बकवास कर रहा है? कि पुलिस वाले ने उसे उठाया तो सही, लेकिन गिरफ्तारी नहीं दिखाई। या फिर लॉकअप में उसे बहुत तोड़ा होगा और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया होगा। नहीं, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि पुलिस वाले उसे थाने लेकर ही नहीं गए, किसी खोपचे में एनकाउंटर ना कर दिया हो उसका। ए लक्ष्मण जाधव, हम पर इल्जाम लगा रहा है? पागल हो गया? हाँ सब पागल हो गया हूं, गुस्से के मारे पागल हो गया हूं। कैसे मैंने अपने भाई को गलत रास्ते में जाने दिया? क्यों नहीं बदल सका मैं उसे? तो सारी जेल में उसे ढूंढ चुका है, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। तो फिर ऐसे क्यों सोच रहा है कि हमने उसका इनकाउंटर कर दिया हो? अरे ऐसे भी तो हो सकता है कि वो खुद ही फरार हो गया हो, किसी दूसरे स्टेट में जाकर नए नाम से नई जिंदगी शुरू कर दी हो। ऐसे हिस्ट्री शीटर्स की हमें भी तलाश होती है। कई सारी पेंडिंग केसेस इनकी वजह से अधूरे रहते हैं। तो फिर ढूंढिए ना उसे साहब, सजा दीजिए, लॉकअप में रखिए, जेल में रखिए, लेकिन मैं उसे देख तो सकूं। छब्बीस साल का है, हिस्ट्री शीटर है और 1 साल से घर नहीं लौटा है। और इसकी मिसिंग कंप्लेंट आ जा रही है? मिसिंग नहीं साहब, इस सत्यन जाधव को अरेस्ट किया गया था किसी मर्डर केस में। यह फोटो भी मेरे पास आया है।
डिटेल्स में लिखा है कि 21 मार्च 2015 को ये घर से निकला और 22 मार्च को अरेस्ट हुआ था। तब से इसका कुछ पता नहीं। 21 मार्च 2015? हो साहब, 26 का है, तभी तो इसका फोटो आपके पास लेके आया। किसी भारी चीज से सर पर वार किया है और बार बार मारकर चेहरा भी बिगाड़ दिया गया है। जाहिर है पहचान मिटाने के लिए। डॉक्टर, टाइम ऑफ डेथ? इसका मतलब मर्डर 21 मार्च की रात को हुआ होगा शायद। और हाँ, इनकी ब्लड स्ट्रीम में अल्कोहल के ट्रेसेस भारी मात्रा में मिले हैं और पेट में बहुत सारा अनडाइजेस्टेड फूड भी मिला है। मतलब शराब और खाने के तुरंत बाद मार डाला गया। जी मैं लक्ष्मण यादव जी। कुछ पता चला मेरे भाई सत्यन के बारे में? आप अभी क्राइम ब्रांच ऑफिस आ सकते हैं? लेकिन बोलिए तो सही, मिला मेरा भाई, बात तो कराइए। आप आइए पहले, फिर बात करते हैं। आप मुझे यहाँ क्या दिखा रहे हैं साहब? 23 मार्च को हमें एक लाश मिली थी। मौत 21 मार्च को हो चुकी थी, पर उस बॉडी की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई। साहब, भाई नहीं, तावीज वावीज नको है मेरे को। बुरी नजर और बुरी संगत दोनों से बचाएगा तुझे ये। अब ज्यादा बात मत कर, ले। जबरदस्ती हो ही नहीं। हो आहे गे। पता चला आप ही जादू टोना कर रही है मुझ पे। हाँ, मैं ही कर रही हूँ। तूने जो अच्छे से काम शुरू किया है वो बस अच्छे से चलता रहे। क्या मैं अपने भाई को देख सकता हूँ? लाश काफी बुरी हालत में थी, इसलिए उसका क्रियाक्रम हम लोगों ने खुद ही कर दिया। 21 मार्च पिछले साल मारा गया और मैं उसे पिछले 1 साल से महाराष्ट्र की जेलों में ढूंढता रहा। क्यों? उसे तो 22 मार्च को पुलिस उठा के लेके गई थी किसी मर्डर के केस में। फिर किसी ने उसका मर्डर कैसे कर दिया? सत्यन कैसे गिरफ्तार हुआ था? कहाँ हुआ था? अब जो पता था वो सब बता तो दिया आपको। मुंबई के किसी भी पुलिस स्टेशन में सत्यन की गिरफ्तारी की एंट्री ही नहीं हुई। 22 मार्च 2015 हमने 2 बार चेक किया। पंकज, जगदीश, बोलते क्यों नहीं? मैं बोलूं क्यों नहीं बोलते? क्योंकि बोलती बंद हो गई है तुम दोनों की। 1 साल से सत्यन के भाई लक्ष्मण को घुमा रहे हो जेल से जेल, जबकि तुम दोनों को मालूम है कि सत्यन के साथ क्या हुआ था। क्योंकि जो कुछ हुआ वो तुम लोगों ने किया है ना? मार डाला ना अपने बचपन के दोस्त को। हे पंकज, ज्यादा मचमच नको है मला। तेरे नाम पे कैब दी थी मैंने, उस कैब में से डेक गायब है। जिम्मेदारी तेरी थी, या तो डेक लौटा या पैसा दे, हिसाब बराबर। हरीश भाऊ 3 साल से कैब चला रहा हूं मैं आपकी। अरे नियत तो 30 साल बाद भी बिगड़ सकती है ना। क्या बात कर रहे हैं? देख, सुबह सुबह ड्रामा नहीं चाहिए। तेरी तनख्वाह में से डेक का पैसा कटेगा, बात खत्म। चाहेला, तेरी कार से भी डेक गायब? अबे मेरे भी कार से डेक गायब। क्या यार, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना? रे यार हरीश भाऊ पूरा इल्जाम मुझ पे लगा रहे कि मैंने ही चोर बाजार में बेच दिया होगा। यार मैं क्या पागल हूं क्या? 3000 के डेक के लिए 12000 की नौकरी छुड़वा दूं? दिमाग सुन पड़ गया था साहब कि डेक कैसे गायब हुआ, लेकिन डाउट नहीं गया। सब पूरे 2 हफ्ते बाद पता चला। हमारी कार से जो डेक की चोरी हुई थी उस इत्तेफाक का क्या नाम था? एक कट ऑफ। सत्यन, हाँ पानी है क्या? हाँ, डिक्की में पड़ा है ना, मिनरल वाटर का पैकेट है पूरा। साला कल रात मेरे यहाँ सोया था और पता है सुबह उठता हूँ तो क्या देखता हूँ? चोरी की। सोच कहाँ से?
यार उसको ईमानदारी से कमाने का चांस हम लोगों ने दिया, नौकरी दिलाई, और अब हमारी और हमारा नाम भी तो खराब हो रहा ना पंक्या। देख, सीधा सामने बैठकर बात करनी होगी। देख सकते हैं, अभी के अभी दोनों डेक हरीश भाऊ को लौटा दे और बोल तूने चुराए थे। हम दोनों का इसमें कोई लेना देना नहीं। हाँ, और हम सीधे पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। अबे जिंगूर, तुम दोनों हरीश भाऊ के सामने या पुलिस वालों के सामने? मैं नहीं करता, और मैं सच सच बोल दूंगा ना कि तुम दोनों ने बोला था मेरे को। सत्यन, तू तो हिस्ट्री शीटर है, तू ही हमारे दो स्पीकर चुरा ले, बड़ा हिस्सा दे देंगे तेरे को। मेरे साथ तुम दोनों को भी जेल की हवा और रोटी दोनों चकाऊंगा। मतलब एक बार तुम दोनों पे भी ठप्पा लग गया ना क्रिमिनल का, बस फिर अपन तीनों ने गैंग बना लेंगे। गैंग का नाम रखेंगे स्पीकर गैंग। स्पीकर के कारण बनेंगी गैंग। धीरे धीरे अपना काम बढ़ाएंगे, बड़े बड़े झोल करेंगे। हमारी जिंदगियों की वाट लगाने की धमकी दी साले ने। सब बचपन से जानते थे सत्यन को। हर बारी उसको कहते थे कि चोरी मत कर, मत कर, हमारे साथ रहा कर, सीधे काम किया कर। फिर हमने पार्टी रखी। जैसे उसको पता चला कि पार्टी में फ्री की दारू और खाना है, तो वो तुरंत आने के लिए तैयार हो गया और घर पर अपने भाभी को बोलकर आया कि मैं काम पे जा रहा हूं, जबकि उसको उस दिन ऑफ था। कुछ काम है नहीं, और छुट्टी किधर है आज? मैं जो स्पीकर गैंग की बोल रहा था ना, मैं सीरियसली बोल रहा था। ओके, अपन तीनों सच में गैंग बना सकते हैं और काफी बड़े बड़े हाथ मार सकते हैं। यार तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोग इतनी लड़कियों को अप डाउन किया, आज तक कभी किसी के साथ डिंग डोंग डिंग नहीं किया? क्या मस्त मस्त आइटम आती है बॉस। परफ्यूम लगाती है ना, मेरी गाड़ी सड़क छोड़ के एकदम हवा में उड़ने लगती है भाई। और माल वाल काफी होता है इनके पास, काफी। तो मेरा प्लान है, तुम दोनों ना मुंह पे रुमाल बांधकर मेरी गाड़ी को लूट लेना, चाकू वाकू दिखाते। ऐसा ही सेम टू सेम मैं तुम्हारी गाड़ी के साथ करेगा। जबरदस्त तगड़ी कमाई है और पूरे टाइम चेहरा ढका रहेगा और हम कभी एक दूसरे का नाम ही नहीं लेंगे। किसने क्या किया किसको पता। सही बोल रहा है, कभी किसी को कुछ भी नहीं पता चला। हाँ, दुख इस बात का है यार, लक्ष्मण दादा पर क्या बीतेगी। देखा जाए तो हमने उनकी मुसीबत भी तो आसान की है। जो हो गया सो हो गया, अब आगे का देखते हैं। हताश हो गए थे हम दोनों। साला खुद तो चोर था, हम पर भी चोरों वाला धब्बा लगाने की धमकी दे रहा था। और तुम लोगों को लगा कि वो तुम्हें भी किसी चोरी की केस में घसीट लेगा। और तुमने क्या किया? उसका मर्डर कर दिया। और अब क्या हुआ? खुद ऐसे केस में घसीट लिया अपने आप को, जो जिंदगी निकल गया तुम्हारी। उससे पहले तुम भी तो अपना मुंह खोल सकते थे, उसके भाई लक्ष्मण को बता सकते थे, या उससे पहले सीधे आकर थाने में हमें बता सकते थे, तो ये नौबत ही नहीं आती। लक्ष्मण जी, 1 साल पहले जब सत्यन गायब हुआ था, अगर तब आपने उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई होती तो शायद उसका पता लगाने में इतनी देर नहीं होती। मैं तो पंकज और जगदीश की बात को सच समझ बैठा। वो उसके बचपन के दोस्त, अच्छे लड़के, उन पे कैसे शक कर सकता था? उन्होंने तो सत्यन को नौकरी दिलवाई थी। मुझे बोल दिया होता रे, 2 थप्पड़ लगा के माफी मंगवाता तुम दोनों से। बचपन से लेके आज तक क्या कम थप्पड़ मारे थे आपने उसे? क्या कम डांटा था? कभी सुधरा? रत्ती भर भी नहीं सुधरा। तुम दोनों ने उसकी जान ली, क्या उससे सुधर गया वो? दादा, उस वक्त हमें उसके सुधार के नहीं, खुद के बचाव की पड़ी थी। और हुआ क्या? वो क्रिमिनल था। अब तुम दोनों उससे बड़े क्रिमिनल हो गए हो।
ये एक कड़वी सच्चाई है। जब कोई गलत रास्ता अपनाता है जिंदगी में, चोरी हो, गुंडागर्दी हो, नशा करना हो, या फिर औरतों को छेड़ना, बदतमीजी करना, या आगे जाके रेप करना, इन सारे कुकर्मों की सबसे ज्यादा तकलीफ करने वाले के घर वालों को भुगतनी पड़ती है। एक मां, भाई, बहन और पिता का दिल निचोड़ जाता है जब घर का एक बच्चा भटक कर गलत रास्ते पर निकल पड़ता है और जब उसे अंजाम का कोई आइडिया नहीं होता। ऐसे जुर्मों में सभी कीमत चुकाते हैं, गलत रास्ते पर चलने वाले और वो लोग भी जिनकी उंगली पकड़कर क्रिमिनल ने कभी चलना सीखा था। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।